हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 8वां अध्याय कन्यादान का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे, जिसके लेखक हैं ऋतुराज। तो चलिए बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कन्यादान कविता में किसके दुख को वाणी प्रदान की गई है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पहला है लड़की के दुख को, दूसरा लड़की की माँ के दुख को, तीसरा कवि के दुख को और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों, कन्यादान करते समय सबसे ज़्यादा दुख माँ को होता है, क्योंकि माँ की अंतिम पूंजी होती है, वह माँ के सुख दुख की साथी होती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लड़की की माँ के दुख को। बच्चों, आप लोगों ने कन्यादान पर बने हुए वीडियो को अवश्य देखा होगा। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देखें, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है। 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन है अपने चिर संचित अनुभवों के कारण, दूसरा अपने बेटी के स्वभाव के कारण, तीसरा बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण और चौथा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बच्चों, जब माँ बेटी का कन्यादान करती है तो वह बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चिंतित रहती है, क्योंकि उसकी बेटी अब उसका घर छोड़ करके एक नए घर में जा रही है, जिसमें सभी जो हैं वह उससे परिचित नहीं हैं। अभी उसे बहुत समय लगेगा सबको जानने पहचानने में। अभी बेटी उसकी इतनी परिपक्व भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तीसरा प्रश्न है, लड़की को अभी क्या करना नहीं आता। पहला ऑप्शन घर का कामकाज, दूसरा दुखों की भयानकता को समझना और तीसरा पढ़ाई लिखाई का कार्य, चौथा अपना काम समय पर कर लेना। तो बच्चों, इस कविता में जो लड़की की माँ है वह कहती है कि अभी उसकी बेटी को दुख बांचना नहीं आता है, यानी उसे सुख दुख का कोई समझ नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुखों की भयानकता को समझना। वह भी इन सारी चीज़ों से अनजान है। चौथा प्रश्न है, तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से कवि का क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है, कवि का तात्पर्य उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से है जो विवाह से पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है, दूसरा लयबद्ध कविता की रचना करना, तीसरा सुर में सुर मिलाकर गीत गाना और चौथा लयबद्ध संगीत की रचना करना। तो यहाँ पर तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से कवि का तात्पर्य है सामान्य ज्ञान की प्राप्ति। जब तक लड़की अपने मायके रहती है, अपने माता पिता के साथ रहती है, उसे बाहरी ज्ञान नहीं होता, उसे लोगों की समझ नहीं होती, और जब उसका विवाह कर दिया जाता है तो उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तब उसे घर और बाहर दोनों की समझ धीरे धीरे प्राप्त होती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5वां प्रश्न है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, पंक्ति में निहित अलंकार बताएं। तो बच्चों, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा श्लेष, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा उपमा। तो बच्चों, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो देखिए, उपमा अलंकार उसे कहते हैं जिसमें तुलना की जाती है। तो यहाँ पर बच्चों तुलना की जा रही है। किस चीज़ की तुलना की जा रही है? तो वस्त्र और आभूषण जो हैं वह एक बंधन की तरह है। किसके लिए? स्त्री जीवन के लिए। तो यहाँ पर स्त्री जीवन की तुलना जो है वह वस्त्र और आभूषणों से की जा रही है। तो इसमें है उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 6 है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है। पहला ऑप्शन है विरोधाभास, दूसरा प्रतीक, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा उपमा। अब आप हमें कमेंट में बताएं बच्चों कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। माँ कहती है कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसी मत दिखना। यहाँ पर माँ जो है वह अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है?
यहाँ पर माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम अपने आप को अबला या कमज़ोर नारी मत बनाना, तुम अपने आप को सशक्त और मजबूत इंसान बनाना, ताकि कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा सके और तुम अपनी सुरक्षा कर पाओ, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहो। तो इन सभी चीज़ों की शिक्षा माँ देती है। इसीलिए वो कहती है कि लड़की हो ना, क्योंकि तुम लड़की हो, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अपने आप को कमज़ोर मत समझना। तो बच्चों, यहाँ पर जो अलंकार है वह विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न संख्या 7 है, माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझना क्यों कहा? पहला ऑप्शन है क्योंकि नववधू अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है। दूसरा, सुंदरता चिरस्थायी नहीं होती। तीसरा, सौंदर्य की प्रशंसा सुनना स्त्रियों की कमजोरी होती है। चौथा, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। माँ कहती है कि अगर कोई तुम्हारा प्रशंसा करे तो तुम ज़्यादा खुश मत होना, तुम अपनी सुंदरता पर ज़्यादा रीझना मत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों कथन जो है वह सत्य है। प्रश्न संख्या 8 है, दुख बांचना में निहित गूढ़ार्थ स्पष्ट कीजिए। पहला ऑप्शन है दुख की पहचान, दूसरा जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखना, तीसरा भावी जीवन के हर पक्ष की समझ रखना और चौथा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो माँ कहती है कि दुख बांचना यानी जो तुम्हारे जीवन में आने वाला दुख है, सुख है, सबकी समझ तुम में होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुख की पहचान होना, जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखना, भावी जीवन के हर पक्ष की समझ रखना। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 9 है, आग और पानी की क्या विशेषता होती है? पहला, ये जीवन देने वाले होते हैं। दूसरा, ये जीवन लेने वाले होते हैं। तीसरा, ये जीवन लेने व देने वाले होते हैं और चौथा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बच्चों, आग और पानी की यह विशेषता है कि ये जीवन देते भी हैं और लेते भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगर आग का प्रयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं तो वह हमारे लिए जीवनदायिनी हो गई, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलाने के लिए करते हैं, जैसे ससुराल में क्या होता है, कभी कभी दहेज के लिए बेटियों को जला दिया जाता है, तो वहाँ पर जो आग का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? जीवन लेने के लिए। लालच बस किसी का जीवन समाप्त कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वस्त्र और आभूषणों को नारी जीवन में कैसा बताया गया है? पहला ऑप्शन सौंदर्यवर्धक, दूसरा शाब्दिक भ्रमों की तरह, तीसरा शिक्षाप्रद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, वस्त्र और आभूषण जो हैं वह क्षणिक होते हैं और ये महिलाओं को बहुत ही आकर्षित करते हैं। तो इस कविता में माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषणों को सौंदर्य बनाने वाली वस्तु न मान करके इनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है। इसीलिए माँ अपनी बेटी से कहती है कि वे वस्त्र और आभूषणों की लालच में कभी ना पड़े। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा शाब्दिक भ्रमों की तरह। प्रश्न संख्या 11 है, ऋतुराज का जन्म कब और कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में, दूसरा सन 1948 में उदयपुर में, तीसरा सन 1944 में जोधपुर में और चौथा सन 1940 में जयपुर में। तो लेखक ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ। प्रश्न संख्या 12 है, ऋतुराज जी ने आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुना? पहला ऑप्शन वकालत, दूसरा अध्यापन, तीसरा व्यापार और चौथा चिकित्सा। तो बच्चों, ऋतुराज जी ने अपनी आजीविका चलाने के लिए अध्यापन को चुना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 13 है, कन्यादान कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? पहला ऑप्शन माँ का दुख प्रामाणिक होता है, माँ का दुख सबसे बड़ा होता है, माँ का दुख अतुलनीय होता है और चौथा है कन्यादान करना माँ के लिए
अत्यंत पीड़ादायक होता है। माँ का दुख जो है वह बहुत ही पीड़ादायक होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि माँ और बेटी का जो संबंध होता है वह एक मित्र की तरह होता है। माँ अपना दुख सुख अपनी बेटी के साथ बांटती है और बेटी अपना दुख सुख अपनी माँ के साथ। लेकिन जब वह ससुराल चली जाती है तो माँ बिल्कुल अकेली हो जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। प्रश्न संख्या 14 है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? पहला ऑप्शन, पुत्री माँ के सबसे निकट होती है। दूसरा, वह उसके सुख दुख की साथीन होती है। तीसरा, स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर वह अपनी बेटी के साथ बातचीत कर सकती है। और चौथा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो बच्चों, यहाँ जब बेटी का विवाह होता है तो माँ को अपनी बेटी उसे अंतिम पूंजी इसलिए लगती है क्योंकि वह अपनी माँ के सबसे निकट होती है, माँ के सुख दुख की साथीन होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 15 है, धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशय है? पहला ऑप्शन है अज्ञान की स्थिति में होना। दूसरा, कम दिखाई देना। तीसरा, विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना। और चौथा, अक्षर ज्ञान न होना। यहाँ पर धुंधले प्रकाश की पाठिका माँ ने अपनी बेटी को कहा है। वह इसलिए कहती है क्योंकि उसकी बेटी अभी इतनी समझदार नहीं है कि वह समाज में फैली अच्छाइयों और बुराइयों को समझ सके। इसीलिए कहती है कि उसकी बेटी जो है वह अभी धुंधले प्रकाश की पाठिका, यानी उसे किसी भी विषय का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विषय का स्पष्ट ज्ञान ना होना। प्रश्न संख्या 16 है, दुख बांचना से कवि का क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन, जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना। दूसरा, सुख दुख का अंतर जानना। तीसरा, स्थिति विपरीत होने पर भी पढ़ना। और चौथा, इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ दुख बांचना सबसे कवि का अभिप्राय है जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 17 है, लड़की अभी सियानी नहीं हुई थी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला ऑप्शन, वह अभी वयस्क नहीं थी। दूसरा, वह अभी बालिका ही थी। तीसरा, वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व थी। और चौथा, इसमें से कोई नहीं। पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि लड़की जो थी वह शादी के योग्य तो थी, लेकिन मानसिक रूप से वह अभी अपरिपक्व थी, यानी उसे अभी वास्तविकता का ज्ञान नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18 है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। पंक्ति में किस समस्या को उभारा है? पहला ऑप्शन, ईंधन की समस्या। दूसरा, रसोई का काम न जाना। तीसरा, घर के काम में रुचि लेना। और चौथा, नववधू को जलाकर मार डालना। तो यहाँ माँ जो है वह कहती है बेटी से कि आग जो है वह रोटियां सेकने के लिए है। अगर कोई तुम पर अत्याचार करे या दहेज के लालच में कोई तुम्हें जलाने की कोशिश करे तो तुम उसका विरोध करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नववधू को जलाकर मार डालना। इस समस्या की ओर जो है कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। प्रश्न संख्या 19 है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यहाँ पाठिका कौन है? पहला ऑप्शन, स्वयं लड़की। दूसरा, लड़की की माँ। तीसरा, लड़की की सहेली। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यहाँ पर पाठिका जो है वह लड़की को कहा जा रहा है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, जिसे अभी दुनिया की इतनी समझ नहीं है कि वह अच्छी और बुरी चीज़ों को देख करके पहचान सके। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्वयं लड़की। प्रश्न संख्या 20 है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। पहला ऑप्शन, यमक। दूसरा, श्लेष। तीसरा, उत्प्रेक्षा। और चौथा, रूपक। तो यहाँ बच्चों, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, इसमें निहित अलंकार है
उत्प्रेक्षा। अब देखिए बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार उसे कहते हैं जिसमें उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाती है या संभावना व्यक्त किया जाता है, तो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसे पहचानने का एक तरीका है बच्चों, जिस पंक्ति में जैसे, जनु, तनु, मनु ये सभी हों वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।